हेलो नमस्कार, आप सभी भावों का आपके अपने 10 क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट वर्क फंक्शन तक देखा था, मतलब उसका वैल्यू निकाला था ग्राफ रिलेटेड। आज अपने को आगे कंटिन्यू करना है और आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ड्यूअल नेचर के बारे में। और ड्यूअल नेचर किसके बारे में बात करेंगे? मैटर के बारे में, क्योंकि रेडिएशन अभी हम लोग देख लिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो अगला हेडिंग है अपने पास। अब देखो, डुअल नेचर अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या बात करना पड़ता है वो जान लिया जाए। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें दो तरीके का नेचर देखने को मिलता है। एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो अगर हम लोग रेडिएशन के लिए बात करें तो वेव नेचर होगा, पार्टिकल नेचर होगा। वेव नेचर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। और पार्टिकल नेचर में पढ़ते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्टिकल में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी आता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस बार हम लोग पढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो रेडिएशन में बात करेंगे तो डुअल नेचर में वेव पार्टिकल हो जाएगा। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक में आता, पार्टिकल में आता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अभी हम लोग पढ़ के आए ताज़ा ताज़ा। अगर यही डुअल नेचर हम लोग मैटर में बात करेंगे तो मैटर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को? तो जैसे स्मॉल पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन, अब इसी में आता है अल्फा पार्टिकल। ये सब जो अपने को बताता है डुअल नेचर, बताता है किसके? मैटर के बारे में। ठीक, अब यही इसी चीज़ को हम लोग को मैटर को पढ़ना है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है जिनका नाम होता है डी ब्रॉगली। उनका कुछ कहना रहता है मैटर को लेके, तो इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब बस एक असम्पशन जो कहा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस, माना गया। तो इनका कहना रहता है कि जो भी चीज़ है यूनिवर्स में, एवरीथिंग इन यूनिवर्स, जो लाइट के स्पीड से मूव कर रहा है, विच इज मूविंग विथ, कुछ भी चीज़ हम लोग भी अगर लाइट के स्पीड से मूव करेंगे तो भी अप्लाई हो जाएगा। तो इनका कहना रहता है कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज रिलेटेड बाय, तो उसके लिए जो रिलेशन हम देंगे वो हो जाएगा मास एनर्जी रिलेशन। अब मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है? वो होता है E इज इक्वल्स टू mc²। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में भी मूव कर रहा है तो उसका अगर अपने को रिलेशन देना है तो उसके लिए हम लोग लेंगे मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, एक बात इनका ये कहना था। दूसरा ये कहना था कि नेचर को जो है सिमेट्री बहुत पसंद है। तो दूसरा पॉइंट है इनका, नेचर लव सिमेट्री। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैटर है और रेडिएशन है, दोनों के बारे में बात करें हम लोग, क्या फॉलो करेगा? E इज इक्वल्स टू mc²। क्योंकि सिमेट्री अगर बताना है तो अगर रेडिएशन मतलब mc² फॉलो कर रहा है तो मैटर भी क्या फॉलो करेगा? E इज इक्वल्स टू mc²। अगर ये भी फॉलो करेगा यही चीज़, तो इसका मतलब जो मैटर है उसके पास भी क्या होगा? डुअल नेचर। क्यों होगा? क्योंकि रेडिएशन के पास डुअल नेचर है। अब देखो, स्टार्टिंग में क्या बोला गया? ये हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? एक अजम्पशन। तो उसी अजम्पशन के बेस्ड पे इनका कहना था डी ब्रॉगली का कि अगर कोई भी चीज़ यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में मूव कर रहा है तो उसका जो रिलेशन दिया जाएगा इससे दिया जाएगा E इज इक्वल्स टू mc² से। और इनका ये कहना है कि नेचर जो है सिमेट्री बहुत पसंद है नेचर को। तो अगर हम लोग बात कर ले मैटर और रेडिएशन दोनों अगर इसको फॉलो कर रहा है तो रेडिएशन के पास डुअल नेचर होता है तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होगा ही होगा। इनका ये कहना था। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली जिस वेव के बारे में बात करते हैं उसका हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव। तो अगला हेडिंग है अपने पास डी ब्रॉगली वेव।
थोड़ा सा ऊपर कर लिया। डी ब्रॉगली वेव, इनका ये कहना है ऑल्सो on the waves associated with the material particles and these waves are called matter wave और डी ब्रॉगली वेव। समझ आया? तो जो भी वेव मैटर वेव से रिलेटेड है या मटेरियल पार्टिकल से रिलेटेड है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। उम्मीद करते हैं ये बेसिक डेफिनेशन समझ आएगा। तो जो भी वेव एसोसिएटेड होगा मटेरियल पार्टिकल से उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। अब अपने को क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मतलब वेव है तो भाई वेवलेंथ भी होगा, उस वेव का वेवलेंथ निकालना है जो डी ब्रॉगली हम लोग को बताया था, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसके लिए थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, तो निकालते हैं भाई। एक रिलेशन है अपने पास, वी नो करके लिख देते हैं, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और एक और रिलेशन E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या देखने को मिलेगा, ये होगा। इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा एम सी स्क्वायर, एक से एक कैंसिल। तो यहाँ से अपने को निकालना वेवलेंथ, मतलब लैम्डा निकालना, तो वो हो जाएगा एच इज इक्वल्स एच अपॉन में एम सी। तो ये आया अपने पास वेवलेंथ, ठीक है। अब यहीं पे कंडीशन लगाया जाए कि जो पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विथ वी वेलोसिटी। तो अब क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन में एम वी हो जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन में एम वी क्या होता है, एम वी इज मोमेंटम। तो ये हो जाएगा, एक और रिलेशन आ गया अपने पास ये। कब, जब वी वेलोसिटी रहेगा तो मोमेंटम से रिलेट कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट रहेगा तो सी से रिलेट कर देंगे। अब यहीं पे कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसको पॉइंट्स में लिखा जाएगा, तो जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट, अगर हम लोग v को ज़ीरो कर दें, मतलब जो भी अपने पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी, या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी, वहाँ पे अगर हम लोग v को ज़ीरो कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो गया। तो डिनोमिनेटर जीरो कहने का मतलब पार्टिकल किस में है, रेस्ट में। v ज़ीरो हो गया मतलब पार्टिकल रेस्ट में है, और v ज़ीरो कहने का मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो गया। तो इसकी वजह से जो लैम्डा है वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आने लगेगा। अगर लैम्डा इनफाइनाइट आ गया तो मतलब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, कोई वेव जुड़ा ही नहीं है, नो वेव इज एसोसिएटेड विथ पार्टिकल एट रेस्ट। मतलब अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो कोई वेव देखने को नहीं मिलेगा। तो वेव देखने को कब मिलता है, तो जब वो कंपैरेबली स्पीड ऑफ लाइट से जब मूव करता है तब देखने को मिलता है। अब इसी में दूसरा पॉइंट, ये जो हम लोग निकाले वहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है, तो चार्ज इज नॉट एसोसिएटेड विद वेव। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें डी ब्रॉगली वेवलेंथ में चार्ज का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। चार्ज इज नॉट एसोसिएटेड विद वेव। अब इसी को कंपेयर कर ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ये वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों अलग अलग चीज़ें। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्यों अलग है, क्योंकि
ये चार्ज जुड़ा हुआ नहीं है, ये चार्ज से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अलग है। अब यहीं पे हम लोग लैम्डा का कुछ और फार्मूला लिखेंगे जिसका अपने को इस्तेमाल हो सकता है। सम फार्मूला ऑफ लैम्डा। अब क्या क्या है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में सी एम। ये फार्मूला हम लोग ले ही आए थे। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब स्पीड ऑफ लाइट रहेगा अपने पास, ठीक है। इसी को रिप्लेस कर सकते हैं एच इज इक्वल्स टू वी एम। वी कब इस्तेमाल करेंगे, वी जब कोई वेलोसिटी दे रखा होगा। इसी को रिप्लेस कर सकते हैं एच अपन में पी, या फिर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपन में अंडर रूट में मोमेंटम को लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी देखो ये मोमेंटम दिया रहेगा तो ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, तो ये फार्मूला। अब अगर हम लोग पार्टिकल नेचर से लिखना चाहिए या फिर पोटेंशियल से रिलेट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, तब क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपन में अंडर रूट 2m। इसके जगह पे ले देंगे क्यू वी। ये भी जो है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करा, वेलोसिटी को नहीं। तो अगर पोटेंशियल से रिलेट करना तो ये फार्मूला, ये सारा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। याद रखना मतलब क्या, ये याद रखो, रिप्लेस करके ये सब आता ही जाएगा अगर थोड़ा मोड़ा याद है तो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे किसके किसके बीच में, लैम्डा के बीच में और पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। तो अगला हेडिंग अपने पास ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड पोटेंशियल। तो करते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा अपने को नहीं, कॉपी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अपने को अभी ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, तो अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एंड 1 अपॉन में रूट वी। तो एक एक्सिस पे हो गया लैम्डा, एक एक्सिस पे हो गया 1 अपॉन रूट में वी। अब दोनों का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये जो जाता है कुछ ऐसा जाता है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या है अपने पास, वो रिलेशन है एच अपन में अंडर रूट में 2m3v है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अलग करके लिखना चाहें तो लिखेंगे 2m3 1 अपन में अंडर रूट v, ठीक है। यहाँ से अगर रिलेशन लेना चाहें तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो देखो क्या मिल गया अपने को, एच लैम्डा और 1 अपॉन रूट। केवल रूट वी लेते तो अलग जाता है, लेकिन हम पूरा लिए 1 अपॉन रूट वी, तो इसका डायरेक्टली डिपेंड करेगा। डायरेक्टली डिपेंड करता है तो ग्राफ कुछ ऐसे ही जाता है, मालूम ही अपने को। अब यहाँ से अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें, मतलब यहाँ से स्लोप मतलब क्या हो गया, वाई अपॉन एक्स। स्लोप एम इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में एक्स। अब यहाँ पे बात कर लेंगे तो वाई जो है ये वाला होगा लैम्डा, मतलब कुछ लैम्डा का वैल्यू, और एक्स जो है ये वाला होगा, मतलब 1 अपॉन रूट वी का कुछ वैल्यू। तो ये मिल गया अपने को स्लोप। इसी को अगर रिलेट करना चाहें तो हम रिलेट करके लिख सकते हैं एच अपॉन में अंडर रूट 2m3। अब कैसे लिख सकते हैं ये, अब देखो ये वाला पार्टिकल होगा इधर हम लेके आएंगे, मतलब इसको हम इधर लेके गए तो इधर क्या बचेगा, एच अपन में अंडर रूट 2m3 बचेगा ना, वही हम लिखे हैं। तो दो रिलेशन अपने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, इसका हम लोग बोलते हैं स्लोप, और यहाँ पे क्या है, स्लोप जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 2m। देखो स्लोप जो है मतलब वाई अपॉन एक्स, पूरे m के बारे में बात करें, m जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m के, क्योंकि अपॉन में आ रहा ना, 1 अपॉन में आ रहा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट m कह सकते हैं, m कह सकते हैं। तो यहाँ तक इसका बात होता है और यहाँ तक अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं आया होगा तो एक और बार देख लेना, बाकी हम लोग कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल करने का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठंड बहुत बढ़ गया है, आराम से रजाई में रह के पढ़ाई करते रहो।